हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेविशा। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी करियर के लिए। चलिए फिर मैं आप सभी को बता दूँ, हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th चल रहा है हमारा, और जो यूनिट है वो 1 है और चैप्टर जो है वो 1 है। हम चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट वीडियो हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी वीडियो नंबर 2 है। इसमें मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी आधुनिकता। आधुनिकता का मतलब, आधुनिकता का अर्थ क्या होता है, या फिर आधुनिकता कैसे कैसे हमारे सामने आई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आधुनिकता का अर्थ होता है मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिक होना, यानी मॉडल हो जाना। आप सभी सुनते होंगे अपने पुराने दादाजी वगैरह से, ये तो बड़ी मॉडल हो रही है, ज़्यादा ही इतरा रही है, ऐसा समथिंग। ये जीन्स पहन के ज़्यादा मॉडल बन रही है, ये पिज़्ज़ा खाने लगी है, ये करती है वो करती है, या ये करता है वो करता है। ऐसे कौन बाल खड़े करता है, ऐसे कौन जीन्स पहनता है। ये सभी मॉडर्नाइजेशन के ही गुण या फिर हमारे सामने होने वाली चीज़ें हैं, जिससे हमें पता चल सके हाँ हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं। पहले हम लोग वो चीज़ नहीं करते थे, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते थे। हम लोग कॉल हमारा जो था वो पहले एक सिस्टम के अनुसार था, बट अब हमारे सबके हाथ में फ़ोन है, वो भी टच। जब मन करा, जब किसी को भी फ़ोन किया, पहले ईमेल या फिर चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, अब ईमेल होती हैं सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आना मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। अब आधुनिकता के बारे में हम बुक के अनुसार पढ़ते हैं, ठीक है। आधुनिकता युग में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, और यह आधुनिकवाद से अलग है। जो आधुनिकता है वो आधुनिक युग में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, और ये आधुनिकतावाद से अलग है, ठीक है। आधुनिकतावाद कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा इत्यादि के मुख्य विशेषताओं की चर्चा करता है। जो आधुनिकतावाद है वो कला की, साहित्य की, संगीत की और सिनेमा की भी विशेषताओं को बताता है। आधुनिक का अर्थ पिछड़े का विलोम है, यानी आधुनिक का अर्थ है पिछड़े का विलोम। जैसे कि अब हम आधुनिक हैं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, पर पहले ऐसा नहीं था, तो वो चीज़ें पिछड़ चुकी हैं, वो चीज़ें पीछे हैं। अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा चुकी हूँ, यानी हम लोग आधुनिक हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आधुनिकता यानी पिछड़े का विलोम है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा आधुनिकता एक औद्योगिक सभ्यता समाहित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्था व्यवस्था का मिश्रित हो, यानी हम आधुनिकता में बहुत सारी संस्थाओं को मिलाकर देख सकते हैं। ये उन परिवर्तनों से जुड़ा है जो पूंजीवाद, औद्योगिकरण की प्रगति से संबंधित है, जैसे निजी स्वामित्व का अधिकार, प्रतिनिधित्व, सरकार, स्वतंत्र देश और लोकप्रिय संप्रभुत्व की धारणा, निर्वाचन, प्रजातंत्र का आभास, समाज की धार्मिक निरपेक्षता। नेक्स्ट है हमारा वही पॉइंट है का मूल्य और व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। यहाँ हम इस चीज़ को देख सकते हैं। इन अर्थों में 19वीं सदी की आधुनिकता पृथक चरण की संज्ञा दी है, यानी इन्हीं सभी के कारण आधुनिकता को प्रथम चरण की संज्ञा दी है। यहाँ ऊपर एक पॉइंट रह गया है, मैं उसको अभी कवर करवा देती हूँ। ये है हमारा नेक्स्ट 1 पॉइंट जो रह गया, छूट गया, वो है यहाँ से। आधुनिकता का अर्थ एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करना है। यह पूंजीवाद और समाजवादी समाज का भी सामूहिक है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट छूट गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से है प्रिंटिंग तकनीक, पुराने संरक्षण के लुप्त होने, बाजार के हस्तक्षेप के साथ साथ शिक्षा के प्रयास की संस्कृति को प्रजातांत्रिक बनाने से ज्ञान की प्राप्ति सुलभ होने लगी, जिससे हम लोगों ने उच्च संस्कृति की संज्ञा दी है। यानी हम लोग नई नई तकनीकों को ला रहे हैं, जिसे हम उच्च संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ से 20वीं सदी
के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पूंजीवाद उद्योगीकरण ने विश्व के अधिकांश भागों में सभ्यताओं को यदि पूर्ण बदल नहीं दिया तो प्रभावित तो अवश्य किया है। यानी 20वीं सदी में अगर हम ये कहें कि पूंजीवाद ने पूरी सभ्यता को नहीं बदला है तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो ज़रूर किया है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति भी प्रभावित हुई है। पहले हम लोग जीन्स टॉप नहीं पहनते थे, अब पहनते हैं। पहले लोग पिज़्ज़ा नहीं खाते थे, अब खाते हैं। ये हमारी संस्कृति तो है जो प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट है हमारा यहीं से रेडियो, टेलीफोन, फिल्म, टेलीविज़न, कंप्यूटर जैसी संचार व्यवस्था में तकनीक के प्रयोग और ज्ञान के प्रसार ने औद्योगिक उत्पादन और संस्कृति के लिए उपभोक्ता आधार को स्वीकृत कर दिया है। यानी उपभोक्ता आधार को स्वीकृत बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आधुनिकता का अर्थ था परिवार और घर में गिरजाघर और उनके अनुयायियों में स्त्री और पुरुष में अंतर। यानी पहले आधुनिकता का अर्थ था कि परिवार और गिरजाघरों में स्त्री और पुरुष में अंतर। अब समानता की अवधारणा, स्त्री मुक्त, स्त्री का मताधिकार और विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं का प्रवेश और उनके परिधारों में परिवर्तनों की कल्पना इस आधुनिकता के संदर्भ के बिना नहीं की जा सकती। यानी अब हम इसके बिना हम आधुनिकता को नहीं स्वीकार कर सकते कि ये आधुनिकता है। आधुनिकता में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवाद औद्योगिकरण की व्यवस्था में निहित असमानता और अन्य अधिकारों के संदर्भ में सिद्धांत एवं व्यवहार में अधिक बड़ी खाई और प्रतीत भी वे आलोचक हैं। यानी पूंजीवाद और व्यवस्था जो है उसमें एक बड़ी खाई प्रतीत होती है। उन्होंने समाजवाद, ग्रहहीन समाज, राष्ट्रीय के बीच समानता और अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत समानता का पक्ष दिया है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा 1 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से इस युग के समाज को उत्तर आधुनिक स्थिति में माना गया है। यानी ये जो युग है इसे हम उत्तर आधुनिक युग में देख सकते हैं। इसे उत्तर आधुनिक युग की संज्ञा दी गई है। और इसे उत्तर आधुनिक युग में स्थापित किया गया है। उत्तर आधुनिक समाज की आलोचना करता है क्योंकि यह समाज आधुनिक समाज के पूंजीवाद आधार को नहीं स्वीकार करता। यानी जो उत्तर आधुनिक है वो आधुनिक समाज की आलोचना करता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समाज में पूंजीवाद भी आ चुका है, इसीलिए वो पूंजीवाद की विरोध करता है और पूंजीवाद के विरोध की वजह से वो आधुनिक समाज का भी विरोधी है। ये समाज को उसके आधार से अलग करता है। यानी ये उनका कहना है कि ये समाज को उसके आधार से अलग करता है और पूंजीवाद की अपेक्षा आधुनिकता की आलोचना करता है। ठीक है। पूंजीवाद से ज़्यादा ये आधुनिकता की आलोचना करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूँकि आधुनिकता का अर्थ है विवेकशील के सिद्धांत और वैज्ञानिक मानसिकता के आधार पर विश्व और मनुष्य के विकास का ज्ञान और मनुष्य के विकास के नियमों की केंद्र करते हुए अपनाना या फिर उनको स्वीकार करना कि हाँ हम सभी को स्वीकार करते हैं। यही हमारे आधुनिकवाद या आधुनिकता का अर्थ कहलाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा समकालीन युग। अब समकालीन युग क्या होता है या समकालीन युग किसे कहते हैं? फर्स्ट मैं आपको बता दूं, जो हमारे ऐसा टाइम हमारे अभी कुछ टाइम पहले ही या फिर कुछ साल पहले ही गुजरा हो, वो समकालीन युग या समकालीन काल के अंतर्गत आता है और जिसका प्रभाव हमारे प्रेजेंट पे भी पड़ रहा हो, वो सभी समकालीन युग में आते हैं। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना समकालीन युग। हम जब समकालीन युग की बात करते हैं हमारा तात्पर्य 20वीं सदी से होता है। यानी हम जब भी समकालीन युग की बात करें तो उसमें हमारा कहने का मतलब है 20वीं सदी। और 20वीं सदी में उन घटनाओं और
प्रगतियों से है जिनका वर्तमान को प्रभावित किया है। यानी 20वीं सदी में ऐसी घटनाएं जिन्होंने वर्तमान को प्रभावित किया है वो हमारी किस में आएंगी, समकालीन युग के अंतर्गत आएंगी। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध जो 1940 से 1980 के दशक हुआ, रूसी क्रांति जो 1970 में हुई, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 और 1945 में हुआ। ये इन सभी का हमारे समाज पे कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, तो ये समकालीन युग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समकालीन युग में अनेक राष्ट्रों का एकीकरण हुआ। यानी जब समकालीन युग चल रहा था तो अनेक राष्ट्रों का एकीकरण हो रहा था, नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था और एक बन रहे थे। और 20वीं सदी के उत्तरार्ध यानी बीच में यानी शुरुआत में, उत्तरार्ध का मतलब शुरुआत में उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया और फलस्वरूप अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका स्वतंत्र राज्यों का उदय भी हुआ। यानी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका ये सभी देश स्वतंत्र हुए और इनका उदय हुआ। 20वीं सदी में चौथे से 90 दशक तक हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध देखा। यानी हम 20वीं सदी में जो चौथे और 90 दशक था उसमें हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध देखा, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह शीत युद्ध समाजवादी और पूंजीवादी विश्व के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा शीत युद्ध के बारे में, क्योंकि एक थे समाजवादी और एक थे पूंजीवादी। जो अमेरिका वगैरह थे ये पूंजीवादी थे और जो समाजवादी थे ये सोवियत संघ वाले थे, जो समाजवाद को बढ़ावा देते थे, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देते थे अमेरिका वाले। इसीलिए इनमें युद्ध भी हुआ था, क्योंकि ये दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थीं। ठीक है, इस काल को अंतरिक्ष युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल को अंतरिक्ष युग के नाम से भी जाना जाता है जब ये युद्ध हो रहे थे, जब हमारा समकालीन युग चल रहा था, जब शीत युद्ध हुआ, इसे अंतरिक्ष के युग के नाम से भी जानते हैं। जब अंतरिक्ष में तेजी से अभ्यास किए गए और अंतरिक्ष में प्रयुक्त प्रभुत्व के लिए होड़ हो रही थी। क्यों इसे अंतरिक्ष के युग के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें नए नए अंतरिक्ष के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे थे और इसमें अंतरिक्ष के लिए होड़ हो रही थी। इसके साथ तकनीक और सांस्कृतिक विकास भी हुआ। अब सिर्फ अंतरिक्ष के लिए ही तो ना होड़ हो रही थी कि हाँ हम अंतरिक्ष में ये करेंगे वो करेंगे, इसके साथ साथ तकनीक और संस्कृति में भी विकास हुआ। इसके पश्चात डिजिटल क्रांति हुई और इसी के साथ साथ डिजिटल क्रांति भी हुई, जिसमें सूचना तकनीक के युग के नाम से जाना जाता है, जिसे सूचना तकनीक के युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में उद्योग में भी बृहद प्रयास और परिवर्तन हुए और इसमें नए नए परिवर्तन हुए, और जैसे कि हम कंप्यूटर वगैरह को भी देख सकते हैं। ठीक है, इस युग में। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा समकालीन युग में पूंजीवाद, औद्योगिकरण और आधुनिकता की बहुत उन्नति हुई है, लेकिन यह वैसा युग है जिसमें जैसे कि एजाज अहमद ने मत दिया है, समाज एक केंद्रीय धुरी के रूप में उभरा। यानी समाज जो था वो एक केंद्रीय धुरी के रूप में उभरा, जिसमें इर्द गिर्द बहुत सारी योजना और विवाद विश्व स्तर पर बढ़ गए। और ये किसका कहना है? ये एजाज अहमद का कहना है। जो विश्व स्तर पर विवाद बढ़े वो इसी की वजह से हुआ, और ये कह कौन रहा है? ये एजाज अहमद कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारा निष्कर्ष आ गया। अगर आप निष्कर्ष देखना चाहें तो निष्कर्ष एक बार चेक कर लेना, अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं बुक के, ये हमारी कुछ बुक के क्वेश्चन हैं। आप में से जो भी अच्छे से समझ गया है, अच्छे से पढ़ लिए हैं, वो प्लीज़ इनमें से एक भी क्वेश्चन लिखकर मेरी ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं चेकआउट कर सकूं आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अगर आप चाहें तो आप मेरी ईमेल एड्रेस पर
भेज दीजिए, मैं ज़रूर चेकआउट करूँगी और आपको फीडबैक भी ज़रूर दूँगी। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्टडी अच्छी होगी और आप अपने पेपर में लिखने में कम टाइम लगाएंगे। क्योंकि अगर हम एक चीज़ को लिख लेते हैं तो फिर उसी चीज़ को दोबारा लिखने में हम कम टाइम यूज़ करते हैं। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपने सही लिखा या गलत लिखा वो भी चेक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।